सो हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स। तो आज हम अपना ज्योग्राफी का लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने पुराने लेक्चर में, पहले लेक्चर 1 में सोल्स्टिस का पूरा कंसेप्ट समझा था कि सोल्स्टिस क्या होता है। जून सोल्स्टिस दिसंबर में, जून सोल्स्टिस एंड देन दिसंबर सोल्स्टिस। दिसंबर को हम विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं। ठीक है, तो लेट्स एक बार देख लेते हैं वापस से। तो दिसंबर को हम दिसंबर सोल्स्टिस, इसको विंटर सोल्स्टिस भी बोलते हैं। 2 दिसंबर में अराउंड ये आता है। विंटर में क्या होता है हमारे यहाँ, नाइट जो है बड़ी हो जाती है, करेक्ट। नाइट ज़्यादा हो जाती है और डे शॉर्टर हो जाते हैं। नाइट लॉन्गर हो जाती है और डे शॉर्टर हो जाते हैं। सेम अगर बात करें जून सोल्स्टिस की, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हमारे समर में समर सोल्स्टिस आता है, मतलब कि डे जो है लॉन्गर हो जाते हैं और नाइट शॉर्टर हो जाती है। नाइट शॉर्टर हो जाती है, ठीक है। और यहीं पे सेम हम आर्कटिक और अंटार्कटिक की बात करें, तो आर्कटिक में हमें कंटिन्यूस सनलाइट देखने को मिलती है इन जून में, करेक्ट। और अंटार्कटिक में नो सनराइज़ होता है, कोई सनराइज़ नहीं होता है। सेम अगर हम यहीं पे बात करें इक्विनॉक्स की, इक्विनॉक्स में क्या होता है कि जो सनलाइट है वो डायरेक्टली कम सभी पे वर्टिकली इक्वल पड़ती है। इक्वेटर, कैंसर और कैप्रिकॉर्न पे, तीनों पे बराबर पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होता है, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होती है। मतलब कि 12 आवर्स का डे होगा, 12 आवर्स की नाइट होगी, ठीक है। इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होती है। अब हम बात करते हैं सीजन्स में, दो वर्ड्स यूज़ होते हैं इंपॉर्टेंट, ऑटम एंड स्प्रिंग। सो ये जस्ट वर्ड्स है, इनका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। तो हम जब ट्रांजिशन में बात करते हैं, ऑटम में टर्मिनोलॉजी है, सॉरी, ऑटम और स्प्रिंग को एक टर्मिनोलॉजी है जो हम बोलते हैं। जब हम ट्रांजिशन की बात करते हैं, मार्च टू जून में जब हम ट्रांजिशन होता है, तो सीज़न को बोलते हैं हम ऑटम सीज़न। वहीं सेम में हम सितंबर टू दिसंबर में ट्रांजिशन होता है, तो हम उसको बोलते हैं स्प्रिंग, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। हम अब स्टार्ट कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, ओके। तो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स इनिशियली क्या है, नेविगेशनल पर्पस के लिए यूज़ होते थे। लॉन्गिट्यूड्स जो है पैरेलल इमेजनरी लाइंस हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स पैरेलल इमेजनरी लाइंस हैं। इक्वेटर को जो हम रेफरेंस पॉइंट मान के चलते हैं कि ये सेंटर पॉइंट है अर्थ का, तो इक्वेटर को सेंटर से लेते हैं, तो इसलिए इसे बोलते हैं 0 डिग्री। अब हम इक्वेटर और लैटिट्यूड्स को नाम कैसे देते हैं, मतलब 20 डिग्री, 30 डिग्री, इनको नाम कैसे देते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप इक्वेटर को एज रेफरेंस पॉइंट लो और हम बीच में से अर्थ को से कट करते हैं, ओके। तो हम यहाँ से एक लैटिट्यूड लाएंगे, लैटिट्यूड लाइन आ रही है, इसका एक एंगल बनाएंगे लॉन्ग इक्वेटर से। जो एंगल बनेगा, फॉर एग्जांपल इस एंगल बना 30 डिग्री, तो हम इसको नाम देंगे 30 डिग्री, ओके। नाउ एक और पॉइंट आता है, लैटिट्यूड से हमें नॉर्थ और साउथ का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चलता है। फॉर एग्जांपल आप इंडिया में हो और मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान किस तरफ, रशिया किस तरफ है, ओके। तो आप इंडिया में तो आप तो बोल दोगे नॉर्थ में रशिया है, लेकिन आप अगर अमेरिकन से पूछो कि रशिया किस तरफ है, तो वो क्या बोलेगा कि किसके रिस्पेक्टिव में, मतलब अर्थ इंडिया के रिस्पेक्टिव में, अमेरिका के रिस्पेक्टिव में, यूरोप के रिस्पेक्टिव में, कहाँ पर है रशिया। इसीलिए हम इक्वेटर लाइंस को ऐसे रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। अब इक्वेटर को हम हाफ में कट करते हैं, जितना भी अबव आएगा हम बोलेंगे नॉर्थ, जितना भी बिलो लाइंस आएगी हम उनको बोलेंगे साउथ, ओके। अब मैंने यहाँ पे नाम दिया इसका 30 डिग्री एंगल बना है, नाम दिया 30 डिग्री। अभी 30 डिग्री कहाँ पर है, 30 डिग्री नॉर्थ ऊपर है, इक्वेटर के अबव है, तो हम इसको बोलेंगे 30 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास तीन इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं। फर्स्ट होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सेंटर में हमने 0 डिग्री इक्वेटर देख लिया है। साउथ में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हमारे यहाँ पे जो जिसकी डिग्री एंगल बनाते 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है। हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें तो 23.5 डिग्री साउथ में होता है। फिर यहाँ आते आर्कटिक सर्कल, तो आर्कटिक सर्कल आता है 66 डिग्री हाफ नॉर्थ में, एंड अंटार्कटिक सर्कल 66 डिग्री हाफ
साउथ में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। सेम यही से हमने कंसेप्ट समझा कि इक्वेटर है 0 डिग्री, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये 40 डिग्री एंगल बनाता है। अबव है तो 40 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ बोलेंगे। सेम हम अब लेटीट्यूड्स की बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जांपल आप एक बॉल लो तो उसका सेंटर पॉइंट हाफ, तो आप उसका मान लिया कट कर दिया, लेकिन वर्टिकल लाइन कैसे ड्रॉ करोगे? करेक्ट, किसका सेंटर कहाँ जा रहा है? तो सेंटर के लिए हमने लिया है प्राइम मेरिडियन को, ये प्राइम मेरिडियन को, ठीक है। और इसे लिया कैसे, कैसे पता चला कि ये 0 डिग्री है? वेल, ये यूके की ग्रीनविच सिटी है। उस टाइम पे यूके काफ़ी अच्छा कंट्री हुआ करता था, तो जोग्राफर्स ने एक ग्रीनविच सिटी है सीधा सेंटर से ग्रीनविच 0 डिग्री पास करवाया है। तो इसको हमने अब लिया है रेफरेंस पॉइंट ग्रीनविच। ओके, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। ओके, अब यहाँ पे हम इसको, इसके लेफ्ट मतलब इसके अपोजिट साइड जाए, प्राइम मेरिडियन के, प्राइम मेरिडियन के अपोजिट साइड जाए तो क्या आता है? 0। फॉर एग्जांपल आप एक डी लो, यहाँ पे आप 0 डिग्री स्टार्ट करो तो इसके लेफ्ट साइड में क्या आएगा? 180 डिग्री, करेक्ट। तो सेम यहाँ पर वही है कि अगर प्राइम मेरिडियन इस तरफ है तो उसके अपोजिट साइड जो आ रहा है उसको बोलते हैं एंटाई मेरिडियन, उसको बोलते हैं एंटाई मेरिडियन। वो क्या है? 180 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री और इसके अपोजिट साइड जाएंगे तो 180 डिग्री एंटाई मेरिडियन आ जाता है, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं हम। तो लॉन्गिट्यूड से हम मेन टाइमलाइन का पता करते हैं, डेट और टाइम का पता चलता है। तो इंटरनेशनल डेट टाइमलाइन, अभी हमने देखा एंटी मेरिडियन, करेक्ट, 180 डिग्री, तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट टाइमलाइन। प्राइम मेरिडियन हमने 0 डिग्री एक माना, रेफरेंस टाइम लिया ग्रीनविच का, मीन टाइम मतलब यहाँ 0 टाइम है। सबसे पहले सनराइज़ कहाँ होता है? प्राइम मेरिडियन पे, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन ने अर्थ को हाफ में पार्ट में बांट रखा है। तो दिस इज़ आवर ग्रीनविच लाइन, ओके। प्राइम मेरिडियन इस तरफ आ जाएगा ईस्ट में, इधर आ जाएगा वेस्ट, ओके। अब हमें अपनी कंट्री इंडिया को याद रखना है। यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कि गेन अ डे और सब्ट्रैक्ट अ डे, लूज अ डे कंसेप्ट आता है। तो आप अपने कंट्री इंडिया को याद रखो। इंडिया में जब हम बात करते हैं और हमें इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम मालूम करना रहता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं? GMT प्लस 5.5 आवर्स हम प्लस करते हैं, ओके। तो इंडिया में 5.5 आवर्स प्लस होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो इंडिया की टाइमलाइन है वो दिस वन, जो ये जा रही है इंडियन ओशन से, ये टाइमलाइन इंडिया की टाइम स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, ओके। तो हम 5.5 आवर्स प्लस करते हैं, आपको इस शॉर्ट में दिख रहा होगा 5 आवर्स, और उसको प्लस करते हैं, ओके। अब हम देखते हैं, तो अगर यहाँ पे कंसेप्ट है गेन अ डे का, तो फॉर एग्जांपल हम इंडिया में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी कंट्रीज़ वेस्ट में हैं, अगर कोई पर्सन वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है तो हम बोलते हैं गेन अ डे, उसको एक डे एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर हम यहाँ पे जाते हैं 14, इंडिया से कहीं बाहर वेस्ट में जाते हैं, साउथ अमेरिका वेस्ट में जाते हैं, तो हम यहाँ बोलेंगे लूज़ अ डे। थोड़ा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है याद रखने में, इसलिए आप हमेशा इंडिया को याद रखो कि इंडिया में हमेशा गेन डे होता है, हम +5.5 करते हैं। तो सेम कंसेप्ट से अगर कोई वेस्ट टू ईस्ट आएगा तो हम गेन अ डे बोलेंगे, उसे एक डे एक्स्ट्रा मिलेगा। और अगर जाएगा ईस्ट टू वेस्ट तो उससे एक डे कम मिलेगा, लूज अ डे, ओके। अब हम चलते, तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हो गया है यहाँ पे। अब हम चलते सिस्टम ऑफ अर्थ के बारे में। तो थोड़ी बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है। फॉर एग्जांपल लिथोस्फीयर जितने भी लैंड एरिया है उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर जितने भी वाटर एरिया है उनको हम वाटर एरिया को बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। तो इसमें हम ओशियोनोग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। एटमॉस्फेयर जितना भी आता है उसमें बोलते हैं एयर एरिया को, ओके। एंड देन बायोस्फीयर जितने भी लिविंग बींग्स और प्लांट्स होते हैं, बेसिकली ये इन्वायरमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, हम इन्वायरमेंट में इसको पढ़ेंगे तो हम बोलते हैं बायोस्फीयर, लिविंग बींग्स, प्लांट्स को। क्रायोस्फीयर ये एक नया पॉइंट ऐड हुआ है। क्रायोस्फीयर मतलब जितने भी फ्रोज़न एरियाज़ हैं, ग्लेशियर्स,
फ्रोज़न एरिया है जो काफ़ी टाइम से, जैसे फॉर एग्जांपल अंटार्कटिक, अंटार्कटिक ओके, तो काफ़ी टाइम से फ्रोज़न है, तो हम इसको बोलेंगे क्रायोस्फीयर में आता है। अब हम बेसिक टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। ये हमारे हो जाते हैं माउंटेन्स। माउंटेन्स हैं जिसका पिन पॉइंट, टॉप पॉइंट जो है थोड़ा पिन टाइप रहता है और काफ़ी हाइट ज़्यादा रहती है, तो इनको बोलते हैं माउंटेन्स ओके। और जो आप यहाँ पे ये स्नो आ रही है, मतलब जो माउंटेन्स से ऊपर से जो स्नो गिरती हुई आती है, घिसते हुए नीचे आती है, तो अब उसको बोलते हैं ग्लेशियर, स्लो मूविंग स्नो, स्लो मूविंग स्नो। ग्लेशियर जो यहाँ से मूव होते हैं माउंटेन से, बर्फ़ गिरते हुए नीचे घिसते हुए आ रही है ओके। हम बात करें हिल्स की, तो हम यहाँ बोलते हैं इसको हिल्स। माउंटेन्स और हिल्स में डिफरेंस क्या रहता है कि माउंटेन की हाइट बहुत ज़्यादा रहती है, माउंटेन की हाइट बहुत ज़्यादा रहती है, उनका पिन पॉइंट और जो टॉप पॉइंट रहता है काफ़ी शार्प रहता है। वही हम हिल्स की बात करें तो उनकी हाइट कम रहती है और उनका टॉप पॉइंट ज़्यादा शार्प नहीं रहता, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो हम बात करते हैं प्लेट्यूज़ की। तो ये प्लेट्यूज़ रहते हैं, ये टेबल शेप में लैंड रहते हैं, मतलब टॉप से जो फ्लैट रहते हैं, टॉप से फ्लैट रहते हैं, तो हम इनको बोलते हैं प्लेट्यूज़, ठीक है। अब हमने इतना देख लिया है माउंटेन्स, आइस एज। अब हम आते हैं आइस एजेस पे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप अर्थ का एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कहते हैं कि अर्थ जो है 100 ईयर्स में क्या होता है, आइस एज अर्थ पे आता है। लेकिन क्यों आता है, तो उसका कंसेप्ट जो दिया है मिलंकोविच साइकिल बोलते हैं जिसको हम। इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताया कि इस वजह से अर्थ में जो है एवरी 100,000 ईयर्स में आइस एज आता है। कैसे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कैसे, तो हम पॉइंट्स लेते हैं। फर्स्ट आता है जुपिटर। हमें पता है कि अर्थ, हमें ग्रेविटी पढ़ा है, तो अर्थ जो है सन जो है अर्थ को पुल कर रहा है। लेकिन जुपिटर भी तो है जो बहुत बड़ा गैसियस प्लैनेट है, अब वो भी कुछ प्रेशर पावर तो लगाएगा अर्थ पे, ग्रेविटेशनल पुल तो लगाएगा अर्थ पे। तो जुपिटर क्या करता है, अर्थ को जब ग्रेविटेशनल पुल लग करता है तो उसकी ऑर्बिट चेंज हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल अभी ऑर्बिट इतनी है, और जब जुपिटर ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा तो और स्ट्रेच हो जाएगी। तो ऐसे ही एवरी 1,000 ईयर में अर्थ की जो ऑर्बिट है वो चेंज होती रहती है और काफ़ी स्ट्रेच होती रहती है। तो अगर अर्थ सन से दूर जाएगी अर्थ, तो ऑफ कोर्स हीट कम होगी, और हीट कम हो मिलेगी अर्थ को, तो आइस एज आएगा, करेक्ट। उस उसी के बाद हम बात करें ऑर्बिट की, हाईली इलेक्ट्रिकल, तो हमने भी पढ़ा ई सेंट्रिसिटी, जो ऑर्बिट चेंज होती है अर्थ की, स्ट्रेच होती है, उसको बोलते हैं ई सेंट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम ऑब्लिक्यूटी पे। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल अर्थ अभी रोटेट कर रही इस तरह यहाँ पे, इसकी अर्थ का जो टिल्ट है वो है 23.5 डिग्री। पर क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, मतलब अर्थ जो है 23.5 डिग्री ही टिल्ट रहेगी, तो नहीं। अर्थ की जो एक्सिस का टिल्ट है वो भी चेंज होता रहता है। तो उसकी वजह से अगर अर्थ का जो एक्सिस का टिल्ट है वो चेंज होगा, तो जो आइस एज, फॉर एग्जांपल आर्कटिक तो अंटार्कटिक में अभी आइस एज है, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जमी रहती है वहाँ पे, करेक्ट। तो वो भी अब चेंज होगा, उसका पोजीशन चेंज होगी, तो उसको बोलते हैं हम ऑब्लिक्यूटी। तो इसी वजह से अर्थ की जो आइस एज आती है बार बार चेंज होती रहती है। अब नेक्स्ट आता है प्रेसिशन, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेलिंग गलत है इसकी, यहाँ पे आएगा प्रेसिशन, ओके। प्रेसिशन मतलब क्या, कि आप कभी अपनी बॉल, घर में कभी बॉल को स्पिन करते हो, ये बॉल है, अगर आप इसको स्पिन करते हो तो क्या हुआ, एक ही डायरेक्शन में मूव होती है, मतलब इसी तरफ जाती है, इस तरफ जाती है, मतलब बार बार जगह चेंज होती रहती है, घूमते घूमते कितने, यहाँ पे कभी इस तरफ डायरेक्शन मूव करेगी, इस डायरेक्शन मूव करेगी, इस डायरेक्शन मूव करेगी, तो वॉबलिंग और चेंज होता है उसकी डायरेक्शन में। तो उसकी वजह से भी अर्थ भी सेम स्फेरिकल शेप में है, अब जब वो भी स्पिन कर रही है तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो एवरी 20,000 और 26,000 ईयर्स में
इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, जिसकी वजह से आइस एज में भी डिफरेंस आता है। तो हम बोल सकते कि डेफिनेशन है सिंपल सी, हैंस बोल सकते हैं इसेंट्रिसिटी, ऑब्लिक्विटी एंड प्रेसिशन टुगेदर bring about change in heating and cooling pattern of the planet. This is also known as Milankovitch cycle, जो हमने अभी 3 पॉइंट्स पढ़े हैं। अर्थ की इसेंट्रिसिटी के, जुपिटर से जो इलेप्टिकल पाथ चेंज होता रहता है, और ऑब्लिक्विटी अर्थ की एक्सिस टिल्ट होती है, प्रिसिशन जो अर्थ का वॉबलिंग डायरेक्शन चेंज होता रहता है, ठीक है, स्पिन का डायरेक्शन नहीं कि रोटेशन का, मैं बोल रहा हूँ स्पिन का। जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है तो उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। अर्थ कभी इस साइड मूव हो जाएगी, कभी इस तरफ मूव हो जाएगी। ओके, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल फ्रीक्वेंट आइसेशन इंटरग्लेशियल पीरियड एक्सपीरियंस ऑन द प्लानट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। और इसी वजह से अगर हम बात करें, हम यहाँ पे जाए आइस एज की वजह से, तो ह्यूमन का एवोल्यूशन कहाँ हुआ है? ह्यूमन जो कम आए हम तंजानिया से, साउथ अफ्रीका में तंजानिया से। अब हमने मूव करना स्टार्ट किया यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, हम इंडिया में आए, कुछ यूरोप में गए, कुछ यहाँ रशिया से गए। ठीक है, अब रशिया से यहाँ पे हम इस पार्ट पे आते हैं, आपको ये रेड पार्ट दिख रहा होगा। यहाँ पे जब आइस एज होगी तो ह्यूमंस यहाँ से क्या, ये जो ये एरिया है वो जम गया होगा, करेक्ट। फ्रोज़न एरिया है, मतलब यहाँ से हम पैदल चल के जा सकते हैं। तो यहीं से लोग जो ह्यूमंस है वो यहाँ पे अमेरिका में पहुँचते हैं। अब अमेरिका में पता है मेमथ पाए जाते हैं, करेक्ट। अब मेमथ पाए जाते हैं तो कैसे वो एक्सटिंक्ट क्यों हो गए? क्योंकि हमने, अगर आप एंशियंट हिस्ट्री थोड़ा पढ़ोगे तो एंशियंट हिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि इनिशियल फेज़ में ह्यूमंस जो है काफ़ी फरी थे, और जो एनिमल्स हैं, जो आप उसके टूल्स देखते हो वो काफ़ी हैवी टूल्स थे। ओके, तो प्रोजेक्टाइल्स नहीं थे। तो अगर आप एनिमल्स जो मेमथ है वो काफ़ी स्लो मूविंग एनिमल्स है, तो उनका आसानी से शिकार किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप ह्यूमंस की बात करो, उनके सभी वीपन्स नहीं हैं, और हम आइस एज की बात कर रहे हैं, करेक्ट। अब उनके पास वेपन्स प्रॉपर वेपन्स नहीं है, तो वो स्टोन टूल्स ऐसे ही नॉर्मल बनाएंगे। और मेमथ जो है एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल्स काफ़ी स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट एनिमल्स हैं। अगर आप वुल्फ की बात करो, स्नो वुल्फ कोई होंगे उस टाइम पे, और मेमथ की बात करो तो काफ़ी स्लो मूविंग है, तो उनका शिकार आसानी से किया जा सकता है। तो काफ़ी सारे मेमथ का शिकार किया, इसलिए वो एक्सटिंक्ट हो गए यहाँ से, करेक्ट। अब हम सेम बात करें एनिमल्स की, कोई सी बर्ड स्पीशीज़ की, प्लांट स्पीशीज़ की, तो हम देखते हैं कि इक्वेटर पे, कैंसर पे और कैप्रिकॉर्न पे सबसे ज़्यादा वेराइटी ऑफ स्पीशीज़ पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि आइस एज के जो इफ़ेक्ट है वो यहाँ पे इस पोर्शन में ज़्यादा रहता है, और कुछ स्पीशीज़ है जो आइस एज से सर्वाइव कर जाती है, लेकिन कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती है जो सर्वाइव नहीं कर पाती है, तो वो डेथ हो जाती है उनकी। इसीलिए इक्वेटर पे, ट्रॉपी ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न पे हमें वेराइटी ऑफ स्पीशीज़ मिलती है, एज़ कम्पेयर टू हम बात करें यहाँ पे आर्टिक और अंटार्कटिक सर्कल्स, नॉर्थ और साउथ पोल्स में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और लाइक बटन को प्रेस करें। ओके, बाय।